सो बेटा आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने पहले 2 लेक्चर देख लिए हैं। अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, पहले आप वो दोनों लेक्चर देखिए और फिर इस लेक्चर नंबर 3 पे आइए। बेटे ये लेक्चर नंबर 3 जो है इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए मैथमेटिकल टूल्स। जब भी हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें इंटीग्रेशन यूज होने वाला है। तो आइए समझते हैं पहले कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्या है। तो बच्चों, जब भी हमारे पास कोई ग्राफ दिया होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई ग्राफ ऐसा दिया है जिसमें ग्राफ की जो शेप है या जो फंक्शन है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। जैसे ये एक ट्रायंगल है ना। यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे t1 है और यहाँ पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो कुछ भी है, लेट्स से f0 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि T1 तक एरिया अंडर द कर्व निकालो, तो बेटा कोई भी बच्चा इस एरिया अंडर द कर्व को बहुत आसानी से निकाल सकता है और वो बोल सकता है कि जो एरिया की वैल्यू है सर वो इस ट्रायंगल का एरिया है, जो कि होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा ही ग्राफ दे दूं जिसमें जो ग्राफ की शेप है वो एक रेगुलर शेप नहीं है, जैसे कि बेटा अगर हम इसमें एक ग्राफ लें और मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ ऐसा है और ये रेगुलर शेप नहीं है, तो अब अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहते हैं इस फंक्शन का, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम T1 से लेकर के T2 के बीच का एरिया निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये एरिया निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर शेप नहीं है और रेगुलर शेप नहीं है तो इसके लिए हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहीं पे हमें इंटीग्रेशन हेल्प करता है। अब अगर ये फंक्शन हमें पता हो f एज ए फंक्शन ऑफ t, तो इंटीग्रेशन कहता है कि अगर आपको अब इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करिए, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए एफ टी डी टी और इसकी लिमिट जहां से जहां तक का आपको एरिया चाहिए T1 से लेकर के T2 तक। जैसे ही आप ये लिख देंगे तो बेटे आपको जो इस फंक्शन का, जिसका एक इररेगुलर शेप है, जिसका शेप हम फॉर्मूले बेस से नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसका एरिया, वो हम आसानी से इंटीग्रेशन से निकाल पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर फिर हमें एरिया फिजिक्स में निकालना ही क्यों है? वो इसलिए निकालना है बेटा क्योंकि जब हम लोग देखते हैं जैसे कि वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, है ना, तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें आसानी से मिल जाती है जब हम वी डी टी यानी कि वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर ले लें T1 से लेकर के T2 तक। तो अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और हम उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। इसी तरीके से और भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं फिजिक्स के अंदर जिसमें हमें एरिया निकालने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर वो फंक्शंस का ग्राफ हमें नहीं आता है बनाने, या वो ग्राफ आता भी है लेकिन वो ग्राफ के बाद रेगुलर शेप नहीं मिलती है जिसकी वजह से हम एरिया निकाल पाए, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि हमें इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों है। अब हम उन रूल्स को देखेंगे जिन रूल्स की हेल्प से हम फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जो सबसे पहला रूल आता है इसके अंदर, रूल नंबर 1, वो आता है इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। बेटे आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हम जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसमें हम लिमिट नहीं लगा रहे हैं। तो जब हम लिमिट नहीं लगाते हैं तो इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसमें हम लोग लिमिट्स यूज नहीं करते हैं। लिमिट का मतलब क्या है, जैसे आप ये इंटीग्रेशन का साइन देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर इंटीग्रेशन का साइन है और इसके अंदर अगर हम फंक्शन के साथ dt लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन अगर इसी सिंबल में हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ इस सिंबल के नीचे यहाँ पर कोई नंबर या और ऊपर कोई नंबर या कोई कांस्टेंट रख देंगे तो इन्हें लिमिट्स कहते हैं बेटा, इन्हें लिमिट्स कहते हैं। और इस इंटीग्रेशन को हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। जबकि अगर लिमिट नहीं हो तो इसे हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं। फिजिक्स में ज्यादातर जो यूज होती है बेटा वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं यूज होती, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होती है। लेकिन हमें जो है वो सीखनी पड़ेगी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को कर पाएंगे।
तो अब इसमें पहले रूल नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा इसका जो रूल नंबर 1 है वो हम लोग ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर एन डी टी। तो बेटा जब हमारे पास टी टू द पावर एन डी टी है तो इसको हमें कैसे करना है, जैसे ये जो आपकी पावर है इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा और जो नई पावर आएगी इस पूरी नई पावर से हम पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे, प्लस हम सी लिख देंगे। यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट है। इसका क्या यूज है ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। एक्चुअली फिजिक्स में इसका कोई ज्यादा यूज होगा नहीं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो होता है ये कांस्टेंट जो है वो कट जाता है, लेकिन क्योंकि हम अभी इनडेफिनेट लिख रहे हैं तो वहां पे हमें ये कांस्टेंट सिर्फ ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा बेटा टी की पावर 2+1 अपॉन में 2+1 प्लस सी। तो इसका आंसर हम लिख देंगे बेटा टी क्यूब प्लस सी, एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास आगे बेटा अंडर रूट टी डी टी, तो इसे कैसे करेंगे, अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2 डी टी, इसे हम लिख सकते हैं बेटा टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 और प्लस सी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट रूल है वो बहुत ही इजी है। चलते हैं बेटा अब अपने रूल नंबर 2 पे। तो बेटा रूल नंबर जो 2 है वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट के डी टी। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी देखें बेटा तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा के आ जाता है बाहर और इंटीग्रेशन बचती है डी टी की। अब डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, तो आंसर आ जाएगा के टी प्लस सी। जैसे बेटा अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 dt, तो बेटा 4 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटीग्रल ऑफ dt, तो यहां से आंसर आ जाएगा 4t प्लस सी। ऐसे ही बेटा अगर हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ 6 dt, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 6t प्लस सी। बिल्कुल इजी। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में हम 1 और रूल नंबर 2 दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो अगर आपके पास k इंटू टी की पावर n dt आ गया, k इंटू टी की पावर एन डी टी, तो ये जो k है बेटा ये बाहर आ जाएगा, k अंदर बचेगा t की पावर एन डी टी। और अब इस t की पावर एन डी टी को हम रूल नंबर 1 से कर देंगे, तो k ऐसे ही रहेगा बेटा और t की पावर n प्लस 1 लिख देंगे अपॉन में उसी n प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे और प्लस c लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ गया 6t² dt, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 6 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, तो 6 ऐसे ही रहा, फिर t की पावर 2 का हो जाएगा t की पावर 2+1 और उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे प्लस c। तो बेटे इसे हम लिख सकते हैं 6t³ / 3 2 जा 6 होता है, सिंप्लीफाई कर दिया तो 2t³ प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा, जैसे आपने देखा था कि डिफरेंशिएशन में जब दो फंक्शन ऐड होते थे तो दोनों फंक्शन का अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते थे, है ना। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी देखिए। तो इसमें बेटा अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस माइनस जी डी टी, हम ये मान के चल रहे हैं कि f और g जो है वो t के फंक्शन है, तो बेटा इसमें f dt अलग से कर देंगे, प्लस है तो माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ जी डी टी अलग से कर देंगे। यानी कि दोनों फंक्शन को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 6t प्लस 2dt, है ना बेटे, ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 6t dt ये अलग होगा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2dt ये अलग होगा। 6t का कैसे करेंगे, 6t की पावर 1+1 2 अपॉन में 2 प्लस 2t का सेकेंड रूल से 2t, है ना, तो 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया आपके पास 3t² प्लस 2t प्लस c। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी c तो लगता ही है, कांस्टेंट तो लगेगा ही। इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 4t² प्लस 2t प्लस 3 dt। ठीक है बेटे,
तो इसको कैसे कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4t² dt प्लस 2t dt प्लस 3dt। तो देखा तीनों फंक्शन को अलग अलग कर दिया। अब बेटा यहां से मैं लिख सकता हूं 4t², तो ये बन जाएगा 4t³/3 प्लस 2 t का बन जाएगा t²/2, रूल नंबर 1 यूज कर रहा हूं, और 3dt का 3t, रूल नंबर 2 यूज किया है। यहां से आ गया 4/3t³ प्लस 2 से 2 कट गया, यहां आ गया 2t² प्लस 3t प्लस c लास्ट में ऐड कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ 8t3 माइनस 3t² dt, इसको करके देखिए आप, वीडियो पॉज करके एक बार। अब बेटा इसमें क्या हो जाएगा, 8t³ dt माइनस 3t² dt। ठीक है, तो 8t³ का बन जाएगा 8t⁴/4 माइनस 3t³/3, तो यहां से आ गया 2t⁴ प्लस, प्लस नहीं आएगा माइनस ही आएगा, माइनस t³ प्लस c, आंसर। ठीक है, तो आई गेस आपको अब ये तीनों रूल तो बहुत आसानी से समझ में आ गए, क्लियर है ना। अब देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बच्चों अब देखिए नेक्स्ट रूल, इसमें मैं आपको कॉम्बिनेशंस कुछ बता दूंगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt तो बेटा सेम ही रहेगा, e⁻t रहेगा, प्लस c ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में e⁻at dt आ गया तो बेटा इसमें हो जाएगा e⁻at, लेकिन फिर यहाँ पे नीचे जो है वो ऊपर वाले फंक्शन का d/dt होता है, सो d/dt ऑफ at। तो यहां से आ गया e⁻at और नीचे आ जाएगा a, है ना। ऐसे ही बेटा अब इसी में बेटा अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें, ठीक है, जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन t dt, तो बेटा साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos t प्लस c। अब आपको याद है डिफरेंशिएशन में साइन t का cos t होता था, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो माइनस cos t प्लस c। अगर हम करें बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, तो ये बन जाएगा बेटे साइन t प्लस c। इसमें भी अगर बेटा ऐसे आ जाए इंटीग्रल ऑफ साइन a t प्लस b dt, जहां पे a और b क्या है बेटे, कांस्टेंट है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे बेटे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन a t प्लस b, ये बन जाएगा बेटा cos, इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, cos a t प्लस b, और क्योंकि साइन से cos में आया तो माइनस, और फिर अपॉन में d/dt ऑफ a t प्लस b, a t प्लस b। तो बेटा अब इसको अगर मैं इसके साथ लिख देता हूं यहां पे ऐसे, अब इसको आगे फर्दर करें तो ये हमारा बन जाएगा बेटा माइनस कॉस ए टी प्लस बी, और नीचे आ जाएगा बेटा अपॉन में ए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली ये जो कोफिशिएंट होता है ना टी वाला, यही उठ के यहाँ पे आता है, तो बार बार अब डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रख लो कि ये कोफिशिएंट जो होगा वो उठ के बाहर आ जाएगा। अब इसमें देखो अगर यहाँ पे देखें हम लोग कि अगर आ जाए ऐसा इंटीग्रल ऑफ कॉस ए टी प्लस बी डी टी, तो ये बन जाएगा बेटा साइन ए टी प्लस बी अपॉन में ये टी वाला कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा तो ए, ये सीधा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे लिख लो इंटीग्रल ऑफ कॉस 3t प्लस 2 dt, तो ये क्या हो जाएगा बेटे साइन 3t प्लस 2 अपॉन में t का कोफिशिएंट 3, वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा। ऑब्वियसली कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर प्लस सी लिखना है, यस प्लस सी तो लिखना ही है, अगर डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रही है तो प्लस सी तो लिखना ही है। ठीक है, अब इन रूल्स को हम लोग लेकर के जाएंगे बेटा। एक और यहाँ पे एक रूल बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t/dt, तो 1/t/dt बेटा ये होता है नेचुरल लॉग t प्लस c। ये भी काफी यूज होता है फिजिक्स में, इसलिए बता दिया, मेरे को एकदम से याद आ गया। तो आप याद रखिए कि 1/t/dt इज नेचुरल लॉग t प्लस c। अब बेटा ये जो रूल्स हैं
बेसिक बेसिक रूल्स है इंटीग्रेशन के, इनको फिजिक्स में अप्लाई करना है। लेकिन फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए इसमें बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन आनी जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में आपको लिमिट दी जाती है। तो लिमिट के साथ कैसे यूज करना है वो अब हम लोग सीखते हैं। तो देखो बेटा, अब हमें लिमिट के साथ इसे यूज करना है, इसे हम बोलेंगे अब डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें सिंबल कैसा होगा, सेम सिंबल होगा, एफ टी डी टी आपका एक फंक्शन होगा जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, बट लिमिट हो जाएगी ए से बी। इस बी को बोलेंगे बेटा अपर लिमिट, अपर लिमिट, और ए को बोलेंगे लोअर लिमिट। अब इसको यूज कैसे करना है, रूल्स सारे सेम रहेंगे बेटा, जो रूल्स आपने पहले लगाए वही रूल यूज होगा। अब मान लो एफ टी का जब आपने इंटीग्रेशन किया तो इस एफ टी का इंटीग्रेशन आ गया जी टी, यानी कोई फंक्शन चेंज हो गया और अब ये जी टी बन गया। जब ये जी टी आ जाए तो इसको अब आपको रखना है बड़ी ब्रैकेट में, अपर लिमिट को उठा के रखना है यहाँ पे बी, लोअर लिमिट को उठा के रखना है यहाँ पे ए। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, रिप्लेस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विद टी, ठीक है, विद टी, वन बाई वन। इसका मतलब क्या है बेटे, अब जो हमारा आंसर आया है जीटी, उसमें सबसे पहले हर टी की जगह बी को सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर माइनस हर टी की जगह ए को सब्सटीट्यूट करेंगे, और यही हमारा आंसर होगा बेटा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे मान लो बेटा हमारे पास आ गया टू टी डी टी, और हमें इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 3 तक। तो देखो बेटा, टू ऐसे ही रहेगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट, अपर लिमिट सर ने बोला ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, 2 से 2 कट गया, मेरे पास बचा टी स्क्वायर, कहां से कहां तक, 2 से 3 तक। बेटा सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखो मैंने टी की जगह अपर और लोअर लिमिट को रिप्लेस किया है। 3 3 जा क्या आ गया बेटा 9, और 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, अब जो भी ये टर्म हो उसके साथ उसकी यूनिट, अगर नहीं हो तो नहीं यूनिट, तो ये हमारा आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक दो और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे बेटा अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टी स्क्वायर प्लस 2 टी डी टी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -2 टू +2। ठीक है बेटे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3 टी स्क्वायर डी टी को अलग कर देते हैं और 2 टी डी टी को अलग कर देते हैं। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग लिमिट दे सकते हैं, -2 से लेके +2 तक, -2 से लेके +2 तक। 3 टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक बेटा, -2 से +2 तक, प्लस 2 टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 टी स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, -2 से +2 तक। बेटे 3 से 3 गया, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -2 का क्यूब, प्लस 2 से 2 गया, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो -2 का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट की वजह से आ रहा है, ये हमारे पास सेकंड ब्रैकेट की वजह से आ रहा है। अब देखिए बेटा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 8, माइनस -8, तो ये +8 लिख दूं, ये समझ में आ रहा है, प्लस 4 -4, ये तो 0 हो गया बेटे, तो यहां से हमारे पास आ गया 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेटे इसमें कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है कि सर क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टी डी टी, और लिमिट बिल्कुल लास्ट में रख देते इन दोनों के पास -2 से 2। तो बेटा बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, करके देखते हैं। देखिए 3 टी स्क्वायर का कितना बन जाएगा टी क्यूब, और 2 टी का कितना बन जाएगा टी स्क्वायर, कहां से कहां तक रखना है, -2 से 2। तो एक बार दोनों टी की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, ये अपर लिमिट, फिर माइनस दोनों की जगह -2, तो -2 का क्यूब और प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो अब देखो यहां से क्या आ गया 8 प्लस 4, माइनस यहां से क्या आ गया -8 प्लस 4। अब आप ब्रैकेट खोलो जरा,
तो 8 प्लस 4 प्लस 8 माइनस 4, तो देखिए कट गया, कितना आ गया 16। तो सेम आंसर आता है। या तो आप एक साथ लिमिट पुट कर दो, या दोनों फंक्शन में, तीनों फंक्शन में, तीन का भी सम आ सकता है ना, तीनों फंक्शन में अलग अलग लिमिट पुट करो, दैट डजेंट मैटर। आप अब देखिए बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन टी, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y डी टी फ्रॉम जीरो टू पाई, फ्रॉम जीरो टू पाई। तो बेटा देखो, अगर हम साइन टी का कर्व बनाए तो साइन टी का कर्व कैसा दिखाई देता है, एक बार मैं बना के दिखाता हूं आपको। साइन टी का कर्व कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये आपका कर्व है साइन टी का। अब हमें जीरो से पाई के बीच में देखना है, तो अगर ये जीरो है तो ये पाई बाई टू है, ये पाई है, हमें ये एरिया चाहिए। अब देखो, ये एरिया अगर हमारे पास आया होता तो हम क्या रेगुलरली निकाल पाते, इसको नहीं निकाल पाते, इसीलिए इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। अब इस एरिया को आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी जीरो से पाई, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, कहां से कहां तक, जीरो से पाई। अब यहाँ पे एक और चीज सिखाता हूं, अगर आपके पास फंक्शन में माइनस है तो या तो आप माइनस बाहर लेके ऐसे कर सकते हैं कि कॉस, पहले टी के जगह पाई, फिर माइनस कॉस जीरो, या तो ऐसे कर लीजिए, या कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं बेटा कि कॉस टी, क्योंकि आपके पास बाहर माइनस है तो आप लिमिट्स को पलट सकते हैं, यानी पाई से जीरो कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, सेम आंसर आएगा। माइनस कॉस पाई माइनस वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो ये आंसर आ गया टू। तो इसका एरिया जो अंडर द ग्राफ है बेटा, ये टू आ गया। ठीक है, एक और करके देखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू कॉस 3t, और बेटा इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y डी टी माइनस पाई से प्लस पाई। ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो देखो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3t डी टी, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई। कॉस 3t का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन 3t, बोलो, या प्लस साइन 3t। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, इंटीग्रेशन प्लस होता है, तो प्लस साइन 3t अपॉन में 3, कहां से कहां तक, माइनस पाई से पाई तक। ठीक है, तो अभी इसको रख लेते हैं जरा। तो पहले 1/3 को मैं पूरा बाहर ले रहा हूं, अंदर बचेगा साइन 3 पाई माइनस साइन -3 पाई हो जाएगा, है ना बेटे। अब जरा चेक करके देखो साइन की वैल्यूज, साइन 3 पाई तो जीरो होता है ना, ये साइन माइनस पाई भी बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, और साइन 3 पाई फिर जीरो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो बच्चों, आई गेस आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, उतना ही जितने और भी लेक्चर समझ में आए, और आई होप कि आपको ये कोर्स भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा, इस कोर्स के सारे लेक्चर अच्छे से देखिए, इनको समझिए। आपको किस टॉपिक पे और कोर्सेज चाहिए उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम आईडी दी है, अगर आपको इन कोर्सेज की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप चैनल पे पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको उन कोर्सेज की अपडेट आराम से और सबसे जल्दी मिल पाए। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, जल्दी मिलते हैं।